SSN 593 जो USS थ्रेशर के नाम से भी जानी जाती थी, वो US नेवी की एक अनोखी न्यूक्लियर सबमरीन में से एक थी जिसे 1961 में बनाया गया था। और इस सबमरीन को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी और बेस्ट इंजीनियरिंग का यूज किया गया था और ये एक कन्वेंशनल सबमरीन के मुकाबले ज्यादा तेज और ज्यादा डेप्थ तक जा सकती थी। इस सबमरीन का रेवोल्यूशनरी सोनार सिस्टम बहुत ही ज्यादा एडवांस डिटेक्शन सिस्टम था। USS थ्रेशर पहले कई बार US नेवी में सर्व कर चुकी थी, लेकिन 1962 में इसे पानी से बाहर निकाला गया पोर्ट्समाउथ शिपयार्ड में, जो न्यू हेमिस्फीयर में लोकेटेड था। यहाँ लाकर इसे रिपेयर किया गया और कुछ नए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए गए। इस सबमरीन के बहुत सारे पाइप्स के जॉइंट्स को भी रिकनेक्ट किया गया। USS थ्रेशर के अंदर क्रू मेंबर्स के लिए बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स थे और उनके लिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स थे काम करने के लिए। इस सबमरीन में 120 से ज्यादा क्रू मेंबर्स आराम से रह सकते थे 30 दिनों तक बिना सरफेस पे लौटे। USS थ्रेशर को देखकर ऐसा लगता था कि ये इंडिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन ये सबमरीन कुछ नहीं, केवल एक जानलेवा हथियारों की रेस थी। ये सबमरीन अमेरिका ने डिफेंस के लिए बनाई थी क्योंकि उस समय उन्हें सोवियत यूनियन से बहुत सारे थ्रेट्स आ रहे थे। इस सबमरीन के एडवांस टेक्नोलॉजी को बहुत सारे क्रू मेंबर सही से ऑपरेट करना नहीं जानते थे क्योंकि उन्हें इम्प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी। इसके अलावा इस सबमरीन के इलेक्ट्रिकल पैनल्स भी बहुत ज्यादा चिंताजनक विषय थे क्योंकि ये अच्छे से वाटर सील नहीं किए गए थे, जो कि कोई फ्लड की सिचुएशन के वक्त बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते थे। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को ओवरलुक किया गया था इस सबमरीन को जल्द से जल्द सर्विस में वापस लाने के लिए, जिसकी वजह से US नेवी की सो कॉल्ड इंडिस्ट्रक्टिबल वेसल के साथ जल्दी एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। आगे बढ़ने से पहले एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है और आपके एक सब्सक्राइब से हमारी बहुत मदद होगी। 9 अप्रैल 1983 को इंजीनियर्स ने इस सबमरीन के सारे रिएक्टर्स चालू कर दिए और 10 अप्रैल 1983 को इस सबमरीन के मेन टेस्ट प्रोग्राम्स शुरू होने वाले थे। इस सबमरीन को ट्रैक और सपोर्ट करने के लिए इसके साथ USS स्काईलार्क शिप भी जाने वाली थी, जो US नेवी की एक कॉम्बैक्ट शिप थी। USS थ्रेशर के कमांडर 36 वर्षीय लेफ्टिनेंट कमांडर जॉन वेस्ली हार्वी थे। 10 अप्रैल 1983 अब वो घड़ी आ चुकी थी जब USS थ्रेशर और उसके 129 क्रू मेंबर्स का ये अनफॉर्चुनेट सफर शुरू होने वाला था पोर्ट्समाउथ शिपयार्ड से। जैसे ही USS थ्रेशर और USS स्काईलार्क खुले ओशन में पहुंचे, तब जॉन हार्वी ने सबमरीन के टेस्ट ऑपरेशन शुरू कर दिए। उन्होंने पहले कम डेप्थ से डाइव करना शुरू किया ताकि वो सारे इक्विपमेंट्स को चेक कर सके और उन्होंने स्काईलार्क से सारे कम्युनिकेशंस भी चेक किए और इसके बाद USS थ्रेशर का असली काम शुरू होने वाला था। दोस्तों, USS थ्रेशर का हल HY-80 स्टील से बनाया गया था और ये स्टील बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हल्की होती है नेचर में, जिसकी वजह से ये सबमरीन आराम से 1300 फीट तक के डेप्थ तक डाइव कर सकती थी। US नेवी की ये सबमरीन पहली सबमरीन थी जिसे इस मटेरियल से बनाया गया था और US नेवी बहुत ही ज्यादा उत्तेजित थी इसके कैपेबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए। उसी दिन यानी 10 अप्रैल को अराउंड सुबह के 6:35 हो रहे थे और USS थ्रेशर ने अपनी पेरिस्कोप डेप्थ तक डाइव करना शुरू कर दिया और वो स्काईलार्क से केवल 10 मीटर दूर थी, लेकिन दोनों वेसल्स में एक दूसरे से अच्छा कम्युनिकेशन बना हुआ था। USS थ्रेशर के कमांडर हार्वी और उनके क्रू मेंबर्स अभी तक अपनी टेस्ट डाइव के प्रोग्रेस से खुश थे। USS थ्रेशर को मॉनिटर और ट्रैक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्काईलार्क की थी। इस शिप में एक रेस्क्यू चेंबर था जो 850 फीट तक सिंक हो सकता था, लेकिन ये USS थ्रेशर की मैक्सिमम डाइव डेप्थ जो अराउंड 1300 फीट थी उसके आसपास भी नहीं था। थ्रेशर ने अपनी आखिरी टेस्ट डाइव शुरू कर दी और धीरे धीरे वो समुद्र के गहरे अंधेरे में जा रही थी और ये काम सबमरीन के लिए कोई नया नहीं था क्योंकि थ्रेशर ने रिपेयर से पहले 40 बार इसकी मैक्सिमम डेप्थ में डाइव कंप्लीट किया था। लेकिन इस बार ये डाइव US नेवी की हिस्ट्री के सबसे बुरे हादसों में से एक में बदलने वाली थी। जैसे जैसे सबमरीन ओशन में डिसेंड कर रही थी, हार्वी ने स्काईलार्क से कम्युनिकेशन जारी रखा और कुछ देर बाद बताया कि वो उनकी टेस्ट डाइव की आधी डेप्थ तक डाइव कर चुके हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था और वेसल एकदम सही से डाइव कर रही थी और हल में कोई भी डैमेज नहीं था और उसे क्रू कंटिन्यूअसली मॉनिटर भी कर रहे थे। लेकिन खतरा जल्दी करीब आने वाला था। जैसे जैसे सबमरीन पानी में नीचे जा रही थी, उसमें पानी का प्रेशर बढ़ते जा रहा था। शिप यार्ड में रिपेयर के समय सबमरीन के पाइप्स के जॉइंट्स को सिल्वर ब्रेसिंग से जॉइंट किया गया था, बजाय ट्रेडिशनल वेल्डिंग मेथड के। दरअसल दोस्तों, सिल्वर ब्रेसिंग मेथड में सिल्वर अलॉय को पाइप्स के जॉइंट्स पे डाला जाता है जॉइंट्स को सील करने के लिए, लेकिन ये छोटा सा मेथड इस वेसल के लिए डिस्ट्रक्शन का कारण होने वाला था। जब सबमरीन में प्रेशर बढ़ने लगा, तब इनमें से एक पाइप का जॉइंट क्रैक हो गया, जिसकी वजह से समुद्र का पानी बहुत ही ज्यादा रफ्तार से लीक करने लगा। एक क्रू मेंबर ने जल्दी से कंट्रोल रूम में जाकर कमांडर हार्वी को इसके बारे में बताया। हार्वी ने जल्दी से अंडर वाटर टेलीफोन स्काईलार्क से कनेक्ट किया और बताया कि वो एक माइनर डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, लेकिन हार्वी ने इस डिफिकल्टी की वजह के बारे में नहीं बताया।
कमांडर हार्वी ने सबमरीन को जल्दी से रीसरफेस करने का डिसीजन लिया, लेकिन सबमरीन के अंदर वाटर लीक की वजह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम खराब हो गया, जिसकी वजह से सबमरीन का न्यूक्लियर रिएक्टर धीरे धीरे बंद होने लगा था। और न्यूक्लियर रिएक्टर के बंद होने की वजह से सबमरीन में धीरे धीरे पावर कट ऑफ होने लगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम जल्दी बंद होने वाला था। इस समय तक परेशानियां बिल्कुल भी माइनर नहीं थी। हार्वी ने जल्द से जल्द स्काईलार्क को फिर से मैसेज भेजा और बताया कि वो सरफेस पे वापस लौट रहे हैं। सबमरीन ने नोस ऊपर कर लिया था और वो सरफेस की ओर जा भी रहे थे। इस समय तक परेशानियां बिल्कुल भी माइनर नहीं थी। हार्वी ने जल्द से जल्द स्काईलार्क को फिर से मैसेज भेजा और बताया कि वो सरफेस पे वापस लौट रहे हैं। सबमरीन ने नोस ऊपर कर लिया था और वो सरफेस की ओर जा भी रहे थे। किसी तरह से उन्होंने वेसल के डाउनवर्ड मोशन को सही कर लिया था, लेकिन लीक्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। हार्वी ने इंस्ट्रूमेंट्स को चेक किया, लेकिन थोड़ी देर बाद सबमरीन की लाइट्स बंद हो गई। जल्द ही स्टीम वेल्व्स भी बंद हो गए, जिसकी वजह से थ्रेशर के टरबाइंस चलना बंद हो गए और थ्रेशर धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में डूबने लगी। इसलिए हार्वी ने एक लास्ट इमरजेंसी प्रोसीजर शुरू किया 129 क्रू मेंबर्स की जान बचाने के लिए। उसने ब्लो अप की तैयारी शुरू की। इस प्रोसीजर में बैलेस्ट टैंक्स में प्रेशराइज्ड एयर डाला जाता है, जिसकी वजह से बैलेस्ट टैंक्स का पानी बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से सबमरीन की बुओयेंसी बढ़ जाती है और वो जल्दी सरफेस पे जा पाती है। लेकिन सबमरीन के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर चुका था, जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं जा पा रही थी। स्काईलार्क के लेफ्टिनेंट कमांडर स्टैनली हैकर ने हार्वी से कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई आंसर नहीं आया। नीचे समुद्र की गहराइयों में क्रू अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। 9:17 AM पे थ्रेशर के कमांडर हार्वी को ये पता चलता है कि वो 900 फीट ज़्यादा डेप्थ में डाइव कर चुके हैं उनकी टेस्ट डाइव से। हार्वी ने जल्दी से स्काईलार्क से कनेक्ट करने की कोशिश की रेडियो टेलीफोन के थ्रू। उनका मैसेज क्लियर नहीं था, साउंड ब्रेक हो रही थी, जिसकी वजह से स्काईलार्क के कमांडर को सिर्फ 900 नॉर्थ सुनाई देता है, जिसका मतलब ये था कि अब सबमरीन 2200 फीट की गहराई तक डूब चुकी थी। और ये सबमरीन के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डेप्थ थी, क्योंकि ये सबमरीन केवल 1300 फीट तक के डेप्थ में डाइव करने के लिए बनी थी। जैसे जैसे सबमरीन नीचे डूब रही थी, सबमरीन के हल पे प्रेशर बढ़ते जा रहा था और पाइप्स भी बर्स्ट होने लग गए थे। कमांडर हार्वी के मैसेज मिलने के बाद स्काईलार्क को एक दिल दहला देने वाली साउंड सुनाई देती। ये साउंड सोनार पे डिटेक्ट हुई थी और ये साउंड इम्प्लोजन की थी 2400 फीट से। लेफ्टिनेंट कमांडर स्टैनली के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये साउंड सुन के, इसलिए उन्होंने जल्दी से यूएसएस थ्रेशर से कम्युनिकेट करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि इम्प्लोजन 20 मिलीसेकंड से भी कम समय में हो गया था, जिसकी वजह से क्रू को पता भी नहीं चला होगा कि वो इस दुनिया से गायब हो चुके हैं। इम्प्लोजन इतनी जल्दी हो गया था कि उनको कुछ फील भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि 24,000 फीट गहरे पानी ने सब कुछ क्रश कर दिया था। इंडिस्ट्रक्टिबल कहलाई जाने वाली यूएसएस थ्रेशर का मलबा और उसके सारे 129 क्रू मेंबर्स की आत्माएं आज अटलांटिक ओशन के सतह पर डूब गई थी। उसी दिन यानी 10 अप्रैल 1962 को अराउंड शाम के 7 बजे तक सारे क्रू मेंबर की फैमिलीज को इस हादसे के बारे में बता दिया गया। ये क्रू मेंबर्स की फैमिलीज के लिए बहुत ही दर्दनाक खबर थी। एक यूएस नेवी की सबमरीन यूएसएस सी वुल्फ और बहुत सारे रेस्क्यू बोट्स को बुलाया गया थ्रेशर के इम्प्लोजन के एरिया में उसके मलबे या फिर कोई सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं मिला। यूएसएस थ्रेशर से रिकॉर्ड की गई इम्प्लोजन के साउंड से ये पता चलता है कि इम्प्लोजन की डेप्थ अराउंड 24,000 फीट थी। कुछ दिन बाद समुद्र में सर्च ऑपरेशन करने के बाद अटलांटिक ओशन में 8,500 फीट नीचे यूएसएस थ्रेशर का मलबा मिलता है। यूएसएस थ्रेशर यूएस नेवी हिस्ट्री के सबसे भयानक सबमरीन हादसों में से एक बन जाता है। इस इंडिस्ट्रक्टिबल कहलाई जाने वाली यूएस नेवी के सबमरीन के डिस्ट्रक्शन का कारण केवल एक नहीं था, क्योंकि कमांडर हार्वी ने जिन प्रॉब्लम्स को माइनर बताया था वो बिल्कुल भी माइनर नहीं थे, और इनके अलावा पाइप्स को जिन मेथड से सील किया गया था वो मेथड्स भी बहुत ही ज्यादा इनएप्रोप्रिएट थे। लेकिन भविष्य में आगे और ऐसे हादसे ना हो, उसके लिए यूएस नेवी ने सबसेफ प्रोग्राम निकाला, जो एक सबमरीन सेफ्टी प्रोग्राम था, जिसके हिसाब से हर सबमरीन में यूज होने वाले कंपोनेंट टॉप क्वालिटी होने चाहिए। और इसके अलावा जितने भी नए क्रू मेंबर्स नई सबमरीन में काम करने वाले हैं, उन सभी को उस सबमरीन की नॉलेज होनी चाहिए और सबमरीन में काम करने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और इस सबसे प्रोग्राम का नतीजा ये निकलता है कि आज तक एक भी सबमरीन हादसा नहीं हुआ यूएस नेवी की हिस्ट्री में, सिवाय यूएसएस स्कॉर्पियन जो सबसेफ सर्टिफाइड नहीं थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यूएसएस थ्रेशर का हादसा क्या टाला जा सकता था? कमेंट करके बताइए, और ऐसे डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।